हेलो एंड वेलकम टू केसिंग एजुकेशन। आई एम कुलभूषण। लेट्स स्टार्ट टुडेस ट्यूटोरियल। तो देखिए आज जो हम सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं वो क्या है, वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे ये कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में हम क्या देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि इतिहास पढ़ना ही क्यों होता है, इतिहास की जरूरत ही क्या है, कोई फायदा होता है इसे पढ़ने से। देखिए होता क्या है, इतिहास हमें अतीत के बारे में बताता है कि वर्तमान स्थिति जो आज है ये कहाँ से उपजी है, इसके बीज कहाँ पे पड़े थे। यह हमें बताता है कि वर्तमान में यदि कोई समस्या है तो इसके लिए इतिहास की कौन सी गलतियां जिम्मेदार हैं। जैसे आज अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, या भारत और चाइना के बीच का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्या ये स्थिति आज पैदा हुई है? नहीं, इसके बीज कहाँ है? इसके बीज इतिहास में है। अगर हमें ये समस्या जाननी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इतिहास को जानना पड़ेगा कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, इसका जो मूल कारण है वो क्या था, ताकि हम उसे सुधार कर एक सुनहरे भविष्य की जमीन तैयार कर सकें। देखिए इतिहास को हम समझेंगे कि क्या कारण रहा, क्या परिस्थितियां थी, उन कब ऐसा हुआ तो क्यों हुआ था, उसके मेन कारण क्या थे, उन कारणों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उन सारी चीजों पर हम प्लानिंग कर सकें। इसके लिए हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत होती है। अब साहित्य का इतिहास क्या है, देखिए इतिहास का तो हमने समझ लिया। अब आता है साहित्य का इतिहास क्या है। साहित्य के इतिहास में उसके उद्भव यानी कि जब से वो शुरू हुआ है से आज तक की स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है कि कहां से शुरू हुआ साहित्य का इतिहास और किस किस तरह से किस किस चरण से होता हुआ आज तक पहुंचा है। इसमें हम इतिहास की रचनाओं और रचयिताओं को पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इतिहास की जो रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे और उनके रचने वाले जो हैं उनको पढ़ेंगे। साहित्य के इतिहास में समाज के विकास की कथा होती है। देखिए कहते हैं ना कि जो साहित्य होता है वो समाज का आईना होता है। जिस समय में जो साहित्य लिखा जाता है उस समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही वो होता है। तो आपको क्या है कि इसमें क्या होता है, साहित्य के इतिहास में समाज के विकास की कथा होती है। एक तरह से ये साहित्य की प्रवृत्तियां समाज की प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होती हैं, वही वाली बात। तो अब आती है सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक आता है वर्णानुक्रमी पद्धति। इसमें क्या होता है, इसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के क्रम में दिया जाता है। गारसा द तासी ने इस पद्धति को अपनाया था। यह पद्धति सही नहीं है, अतः इसे इतिहास का साहित्य नहीं कहा जा सकता। अब देखो जो इतिहासकार है कोई मतलब नहीं है कि वो किस युग में जन्मा था, पहले जन्मा था कि बाद में जन्मा था, उसको वर्णमाला के अकॉर्डिंग रख दो तो ये कोई इतिहास का लेखन सही हुआ? नहीं, ये इतिहास का लेखन सही नहीं हुआ। दूसरे क्या आता है, कालानुक्रमी पद्धति। इसमें इतिहास को तिथि क्रम के आधार पर की गई रचना या रचनाकार के आधार पर इतिहास लेखन किया जाता है। मिश्र बंधु ने इसी पद्धति को अपनाया था। यह पद्धति भी सही, इसको भी हम सही नहीं मानते। भाई हमने समय के अनुसार उसको रख दिया है ना, लेकिन समय के अनुसार हमने रखने के बाद हम उसको विभाजन कैसे करेंगे, है ना। कोई एक समय में बहुत सारे अलग अलग तरह के रचनाकार होते हैं ना, तो उसका क्या है, हमने उसको हम अलग नहीं कर पाएंगे उस चीज को हम। तीसरी पद्धति आती है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें क्या है, तथ्यों को, क्योंकि जैसे कि पता है विज्ञान में क्या है, सारे फैक्ट्स होते हैं, तो विज्ञान में जैसे फैक्ट्स को अहमियत दी जाती है, इसी तरह से वैज्ञानिक पद्धति की जो है साहित्य के इतिहास लेखन की, उसमें क्या है, तथ्यों को अहमियत दी जाती है। इसमें फैक्ट्स ही फैक्ट्स भर देते हैं, तथ्य ही तथ्य भर देते हैं, ये इसने किया, इतने टाइम पे किया, ऐसे किया। यह शोध पर आधारित होता है, इसमें केवल तथ्य रख देता है, इसलिए इस पद्धति को भी हम सही नहीं मानते हैं। तीसरा आता है विधेयवादी पद्धति। इसमें क्या होता है, इसके जन्मदाता ट्रेन थे, TRAIN, ट्रेन थे। इसमें क्या करते हैं, इसमें साहित्य की व्याख्या कार्य, कारण और संबंध के आधार पर की जाती है। देखिए इसमें तीनों चीजें देखी जाती है, कार्य क्या किया, उसका कारण क्या था और उनका आपसी संबंध क्या है। इसमें क्या है, जाति, वातावरण, क्षण से जोड़कर इतिहास की व्याख्या की जाती है। यानी जाति मतलब उस समय क्या परिस्थितियां थी, कौन किस तरह के लोग थे जिन्होंने इस इतिहास की रचना की, किस तरह की परिस्थितियां उस समय चल रही थी, वातावरण क्या था, उस क्षण उस पर्टिकुलर एक टाइम पे, जिस टाइम पे इस रचना को लिखा गया, उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि इस रचना की इस पर्टिकुलर जो इतिहास का है इसको हमने रचा, या किसी जो इतिहासकार है उसने उसको रचना की उसको बनाया या उसको लिखा। इसके प्रमुख उपयोगकर्ता कौन थे, शुक्ल जी।
एक होता है समाजशास्त्रीय पद्धति। समाजशास्त्रीय पद्धति इसमें क्या करते हैं हम, इसमें समाज व्यक्तियों की असंगतियों और अंतर विरोधों को पहचानने का प्रयास किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, समाज उस समय कैसा था, व्यक्तियों की असंगतियां यानी कि व्यक्तियों के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें चल रही थी जो उन रचनाओं को लिखने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही थी। अंतर विरोधों यानी कि एक लेखक का दूसरे लेखक से क्या अंतर विरोध है, एक किसी रचना को किसी तरह से प्रस्तुत कर रहा है, दूसरा उसी चीज की व्याख्या किस तरीके से कर रहा है, उसको पहचानने का हम प्रयास करते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि साहित्य इतिहास के लेखन में विधेयवादी और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को समन्वय के साथ उपयोग में लाना चाहिए। देखिए ये दोनों ही चीजें हैं जो हर चीज को देखती हैं, एक विधेयवादी पद्धति और एक समाजशास्त्रीय पद्धति। तो इन दोनों का समन्वय के साथ यानी कि मेल जोल के साथ अगर प्रयोग करें तो वो साहित्य इतिहास के लेखन का एक सही पद्धति कहलाएगी, एक सही तरीका कहलाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं लाने वाला हूं कि इतिहास लेखन में जो हमने कालखंड जो हमने बांटे हैं वो किस किस तरह से बांटे हैं, तो वो सब हम सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।